अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने एक बार फिर से ब्याज दरों में जोरदार बढ़ोतरी की है। बुधवार शाम को यूएस फेड ने ब्याज दरों में 75 बेसिस पॉइंट की घोषणा की है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने भविष्य में और भी तेजी से कर्ज महंगा करने के संकेत दिए। जेरोम पावेल ने कहा कि केंद्रीय बैंक का पूरा प्रयास रहेगा कि वे महंगाई पर काबू कर पाएं और अमेरिका में 70 और 80 वाला जो दशक था वैसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। क्या हुआ था तब? 70 और 80 के दशक में अमेरिका में महंगाई कंट्रोल से बाहर हो गई थी। इस बार अमेरिका में महंगाई दर 40 वर्षों के ऊपरी स्तर पर है और उसी को काबू करने के लिए अमेरिकी सेंट्रल बैंक लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहा है। हालांकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी ज़्यादा तेजी से गहराएगी, इसकी आशंका और तेजी से बढ़ गई है। खुद अमेरिकी सेंट्रल बैंक का मानना है कि 2022 के दौरान अमेरिका में जीडीपी की ग्रोथ सिर्फ 0.2% रहेगी। सर, ब्याज दरें उतनी ही बढ़ी जितनी उम्मीद थी। 75 बेसिस पॉइंट आपने भी बोला था, बहुत सारे और विशेषज्ञ भी बोल रहे थे, लेकिन उसके बाद जो जेरोम पावेल ने कहा, क्या बाजार उससे सहमा? बाजार उससे सहमा भी है। और जेरोम पावेल ने, जैसा आमतौर पर केंद्रीय बैंकरों से अपेक्षा की जाती है, जिस पर हमने विश्व बैंक पर चर्चा के दौरान कहा था कि विश्व बैंक ने कहा था कि केंद्रीय बैंकरों को या जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्हें इस समय बहुत स्पष्ट रूप से चीज़ें देश के सामने या लोगों के सामने रखनी चाहिए। जेरोम पावेल ने जो कहा उससे जो संकेत आए हैं वो बाजार और अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और भारत के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस चर्चा के उत्तरार्ध में हम भारत पर इस असर की चर्चा करेंगे। पहली बात है, जेरोम पावेल ने 70 और 80 के दशक का हवाला क्यों दिया शुभम? उसकी वजह यह कि 70 और 80 के दशक में अमेरिका में महंगाई को रोकने के प्रयासों में देरी हुई थी और इसलिए अमेरिका में महंगाई का दौर लंबा खिंच गया था और वो उस महंगाई के लंबे दौर ने पूरे जॉब मार्केट को खराब कर दिया और उसके बाद उसे वापस उभरने में जब फेडरल रिजर्व में चेयरमैन बदले, वालकर आए और फिर सख्ती शुरू हुई और उसका असर दिखाई पड़ा। और इसलिए इस बार जब महंगाई बढ़ी तो फेडरल रिजर्व ने पूरी आक्रामक ढंग से महंगाई को रोकने की कोशिश की और उसमें जेरोम पावेल ने अपने जैक्सन होल वाले भाषण में कहा भी था कि इसका दर्द महसूस करना पड़ेगा। जो सबसे बड़ा सवाल कल की पॉलिसी से था, शुभम ने बिल्कुल सही कहा कि 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी सब लोग मान रहे थे, सारे लोग मान रहे थे। ऐसा कोई चौंकाने वाला काम फेडरल रिजर्व ने नहीं किया कि उसने 100 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी, 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की। फिर भी जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो दो थी। चौंकाने वाली बात पहली तो ये थी कि फेडरल रिजर्व ने किसी सॉफ्ट लैंडिंग की संभावना से इनकार कर दिया। सॉफ्ट लैंडिंग एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल इस समय पार्लेंस में किया जाता है फेडरल रिजर्व के संदर्भ में। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब यह कि उत्तरोत्तर बढ़ोतरी के बाद ब्याज दरों में अंततः कमी की जाएगी और अर्थव्यवस्था जब मंदी के दौर में जाएगी तब फेडरल रिजर्व तब तक ब्याज दरों में कुछ कमी करेगा। इस संभावना को लगभग नकार दिया जेरोम पावेल ने। जेरोम पावेल ने यह कहा कि 4.6% तक की इंटरेस्ट रेट टर्मिनल लेवल पर जाकर होगी। दूसरी चीज उन्होंने और स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि 2024 से पहले ब्याज दरों में कमी की भी कोई गुंजाइश नहीं है। यानी सॉफ्ट लैंडिंग की या अर्थव्यवस्था पर को ब्याज दरों में भले ही तपना पड़े लेकिन इसके बाद ठंडक आएगी, थोड़ा मौसम बदलेगा, इस बात की जो उम्मीद थी वो उम्मीद इस चर्चा से या कल के भाषण से स्पष्ट होकर सामने आ गई। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि मंदी की आशंका और मंदी की संभावनाओं को लेकर अब अमेरिका और दुनिया की अर्थव्यवस्था एक बिल्कुल दूसरे सिनेरियो की तरफ देख रही। आने वाले समय में इस शब्द का इस्तेमाल हम कई बार सुनेंगे। धीमे धीमे ये दुनिया के बाजारों से उभर कर ये शब्द हमारे सामने आएगा जिसको हम ग्रोथ रिसेशन कहते हैं। ग्रोथ रिसेशन शब्द हमारे लिए नया शब्द है। वैसे ये शब्द 1972 में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। उनका नाम था सोलोमन फैब्रिकांट। इस ग्रोथ रिसेशन का इशारा फेडरल रिजर्व ने के जेरोम पावेल ने अपने भाषण में किया। अब ये ग्रोथ रिसेशन क्या होती है? ग्रोथ और रिसेशन एक दूसरे के पैराडॉक्स हैं, उल्टे हैं। ग्रोथ रिसेशन सामान्य रिसेशन से थोड़ी कम खतरनाक होती है। इसमें अर्थव्यवस्था लंबे समय तक धीमी धीमी गति से बढ़ती रहती है, एकदम रिसेशन में मंदी में जाकर टूट नहीं जाती है। इस फिनोमेना की तरफ इशारा जेरोम पावेल ने अपने कल के भाषण में और स्टेटमेंट में किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि अचानक इसके बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था माइनस में चली जाएगी, मंदी में चली जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन में चली जाएगी। 1% से कम की विकास दर रहेगी पर धीमे धीमे विकास दर बढ़ना शुरू करेगी। तो ग्रोथ रिसेशन को लेकर दुनिया के बाजारों में कई दिलचस्प उपमाएं दी जाती हैं। ग्रोथ रिसेशन के बारे में कहा जाता है शुभम कि ये उस तरीके का शेर है जैसे आपके पास दो तरीके के हम लोग चीतों पर चर्चा करते हैं, एक चीता जो पिंजड़े में है और एक चीता जो जंगल में है। इन दोनों में फर्क है पर
ये पर चीता चीता है, पेपर टाइगर नहीं है। तो ग्रोथ भी नहीं है, रिसेशन भी नहीं है, दोनों के बीच की कोई परिस्थिति, एक स्लोडाउन की परिस्थिति है। तो कल जो संकेत बाजार को मिला उसमें तत्काल बड़ी मंदी आने की संभावना नहीं दिखाई दी, लेकिन धीमे धीमे अर्थव्यवस्था में धीमा होना और अर्थव्यवस्था कम मंदी की करीब करीब छूते हुए मंदी को चलने जैसी संभावना के आंकड़े फेडरल रिजर्व की तरफ से कल एफओएमसी की बैठक के बाद आए। इनका जिक्र शुभ हमने आपको आंकड़ों के आधार पर किया कि फेडरल रिजर्व अमेरिका की अर्थव्यवस्था में किस तरीके की विकास दर का आकलन आने वाले समय में कर रहा है, और लगभग यही चीज पूरी दुनिया के बाजारों में हमें दिखाई देगी। सर, दूसरा सवाल मेरा बाजार की प्रतिक्रिया, एशिया के बाजार देखें, यूरोप के बाजार देखें, भारत के बाजार देखें, सारे बाजारों में या कम्युनिटी मार्केट देखें, कैसी प्रतिक्रिया देखने को मिली? बाजार ने रिसेशन नहीं पढ़ी कल के भाषण में, बाजार ने ग्रोथ रिसेशन पढ़ी, और इसलिए मैंने पहले उसकी भूमिका बनाई। बाजारों में वो उस तरीके का पैनिक हमें नहीं दिखाई पड़ा। हालांकि शुरुआती दौर में जब फेडरल रिजर्व का फैसला कल रात 11:30 बजे आया तो हमने बाजार में गिरावट देखी। तो बाजार को ये लगा कि फेडरल रिजर्व महंगाई का पीछा नहीं छोड़ेगा, महंगाई को खत्म करेगा, तोड़ेगा, कर्ज महंगा करेगा, कोई सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होगी, महंगी ब्याज दरों का दौर अभी से जो शुरू हुआ 2022 से 2024 तक चलेगा। ये सब चीज़ें स्पष्ट हैं। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक जो दुनिया में सबसे ज्यादा पूंजी छोड़ता है, वो बाजार में तात्कालिक तौर पर कोई बिल्कुल पहिया उल्टा घूमने की आशंका नहीं देख रहा है। मंदी आने की, गंभीर या भारी मंदी आने की संभावना नहीं देख रहा है, कम से कम अमेरिकी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। अब आप इसकी व्याख्या अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं की परिस्थिति के तौर पर अलग अलग कर सकते हैं। अर्थव्यवस्थाएं स्लो डाउन के मोड में जाएंगी, अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं अलग तरीके से व्यवहार करेंगी, लेकिन ग्रोथ रिसेशन की परिस्थिति बनेगी। और इसलिए हमने कमोडिटी बाजार में वो रिएक्शंस नहीं देखे जिसकी उम्मीद हम कल कर रहे थे, जो अपेक्षित थे। कच्चे तेल की कीमत $90 $91 के आसपास रही। बाकी सारी कमोडिटीज़ जो भी बाजार में थी उनमें हमने गिरावट तो देखी, उतार चढ़ाव तो देखा, पर हमने उसमें बड़ा पैनिक नहीं देखा। एक और फैक्टर अगर हम यहाँ जिक्र नहीं करेंगे, एक और महत्वपूर्ण फैक्टर, तो ये बात अधूरी रहेगी। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर कल ही बाजार में प्ले करना शुरू हुआ, वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन का नया आक्रामक रुख था। उस नए आक्रामक रुख ने फिर एक किस्म की जियोपॉलिटिकल क्राइसिस बनना, यूक्रेन से फिर संघर्ष शुरू होना, इसका खतरा भी बढ़ाया। क्योंकि ये ताजी महंगाई जो अभी हमारे सामने है, इसमें एक हिस्सा कोविड के सप्लाई चेन डिसरप्शन का है, और दूसरा रूसी राष्ट्रपति की तरफ से पुतिन की तरफ से यूक्रेन पर किया गया हमला था, उसकी एक वजह थी। तो अगर ईस्टर्न यूरोप में फिर कोई तनाव बनता है तो उसका भी असर हमें बाजार में कमोडिटीज़ की मांग में बढ़ोतरी के तौर पर दिखाई देगा। लेकिन अगर अभी हम मान लीजिए जियोपॉलिटिकल रिस्क को थोड़ा कम भी फैक्टर करें, तो बाजार ने कल फेडरल रिजर्व के फैसले को मंदी की शुरुआत के तौर पर नहीं लिया, बल्कि इस शुरुआत पर लिया कि मंदी तो होगी, लेकिन वो उतनी भयानक या उतनी वैसी नहीं होगी जिस तरीके की मंदी की कल्पनाएं हमारे दिमाग में रहती है।